बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हानू साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को चाहे तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन के साथ जीत चुकी है, मगर मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाब को नहीं जीती, बल्कि हमने कुछ सीटें उनसे छीन ली क्योंकि यहाँ पर उन्हीं के लोग थे और उन्हीं से हमने ये सीटें छीनी हैं। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि वो इसे अपनी कामयाबी गर्दान रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जो बात आ रही थी आम इंतखाबात के हवाले से या मौजूदा हुकूमत के मुकर्ररा मुद्दत को पूरा करने के हवाले से, तो आज के इजलास के बाद ये वाजे कर दिया गया, बल्कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह कहा कि कान खोल के सुन लो इमरान खान कि तुम्हारे कहने पे इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन तभी होगा जब मौजूदा हुकूमत चाहेगी, और कबल अज़ वक्त इंतखाबात ना करवाने का इत्तेहादी जमातों ने मुतफ़क़ा तौर पर फैसला कर लिया। इसके ऊपर हारून साहब का हम तज़िया लेंगे, मगर इसके साथ साथ सियासत के अंदर हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव तो आ रहा है, मगर कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है पाकिस्तान की सियासत में। मुआशी तबाही अपने उरूज पर है पाकिस्तान के अंदर, रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार हो चुका है, डॉलर की बहुत ऊंची उड़ान हो चुकी है। क्या वजूहात है, क्या मुहरक़ात है, इसके ऊपर बात करेंगे। रेकुडेक मुआहदे के हवाले से क्रेडिट किस गवर्नमेंट को जाता है और पाकिस्तान खासतौर पर बलूचिस्तान के लिए क्या कुछ इस रेकुडेक मुआहदे के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बताएंगे। और रूसी सदर के प्यूटन के दौरे के हवाले से पहले भी हम प्रोग्राम मुकाबले में बात करते रहे, ईरान के दौरे के हवाले से कि इस ईरान के दौरे के अंदर क्या चीज़ें छुपी हैं, क्या मुआहदे हो सकते हैं, क्या बातचीत हो सकती है और आलमी सियासत किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। अरुण साहब, तमाम चीज़ें हैं, मैं छोटी बड़ी चीज़ें पहले हम कर लें, जैसे PP7 उसके ऊपर अभी तक नज़रें लगी हुई हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से या PP7 के हवाले से अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो सका, तो हमारे साथ शेयर करें कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। कोई नहीं, वो तो सादा सी बात है। 265 हल्के थे या 266 थे, वो सबका रिजल्ट आ चुका था। उसमें 293 वोटों के साथ PTI को उम्मीदवार जीत रहा था। एक हल्के का नतीजा रोक लिया गया और रात को 1 बजे तक नहीं बताया गया, बाद में लोग चले गए। आज उसकी गिनती होनी थी, पहले कहा गया 11 बजे दोबारा गिनती होनी थी, वो उनका कानूनी हक है। तो 11 बजे से फिर उनको 2:30 बजे बुलाया गया, 2:30 बजे के बाद 6 बजे बुलाया गया, फिर भी वो रिटर्निंग अफसर साहब नहीं मिले और उन्होंने कहा कि टेलीफोन पे बता देंगे। भी थोड़ी देर पहले कहा टेलीफोन पे कैसे बता देंगे, गिनती तो उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए। इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि PTI वो सीट जीत रही थी। ज़हीरुल इस्लाम साहब पे गुस्सा है कि वो इसमें क्यों शरीक हुए, उसकी सजा देनी है उनको भी, और PTI की भी जितनी रुकावटें पैदा की जा सकती हैं वो की जाएं। इसलिए कि हुकूमत तो है, ये तो हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये ताश के पत्तों का घर है जो बच्चे बनाते हैं, ये किसी वक्त भी गिर सकती है। तो जितना वक्त उनको दिया जा सकता है दिया जाए, उसमें इमरान खान से साथ सौदेबाजी भी की जाए, उससे कोई बातें तस्लीम कराई जाएं। बाकी वो मरियम कैसे आप अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया करती हैं? वो मरियम ने ये कहा, मरियम ने वो कहा, मरियम ने कहा। मरियम साहबा ने तो ये भी कहा था कि उनकी कोई जायदाद ही नहीं है दुनिया में, एक पैसे की भी, और वालिद साहब के वो इनायात पे बसर करती हैं जी। वो ये जो चीज़ वाज़े हो चुकी है उसको दोहराने की क्या ज़रूरत है? ठीक, मतलब ये उनके 7 या 8 आदमी इनमें से जीते थे PTI के, जिसके बाद 7 तो नए आदमी उनके जीते हैं। तो जो बेमानी दावे हैं उन पर क्या लोगों का कीमती वक्त ज़ाया करना है? ठीक है। बाकी रह गई ये बात कि वो अपना हुकूमत नहीं बनाने देंगे, तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ऐसे मौके पे एक शेर पढ़ा करते थे कि खुदा की शान के कलचिड़ी गंजी, हुजूर बुलबुल बुस्तां करे नवाज संजी। हमारे मोहल्ले का हज्जाम था, ये आपको पहले ही बताया था कि वो 65 की वार में अफ्यून वो खाता था। तो वो जा रहा था, ऊंची आवाज़ से कह रहा था कि रूस का तो इलाज है, वो रूस ने हमायत की थी इंडिया की, रूस का इलाज तो उसके गंदम बंद कर दो, है जी। वो अपना वेब ऑफ इमेजिनेशन में आदमी रहना शुरू करता है। खुद फरेबी की एक सेल्फ डिनाइल जिसे कहते हैं, खुद फरेबी की एक कैफियत होती है, एस्केपिज्म है, फरार है, मुस्लिम बर्रे सगीर के मिजाज में है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए। 46% उसने वोट लिए हैं, इतनी बेपनाह रैंकिंग के बावजूद। 40 लाख आदमी तो टेलीफोन ऑपरेटर, उसने कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मार डाले, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या नहीं किया होगा, और किस किस की सरपरस्ती नहीं थी, और क्या सब चौधरी खरीद लिए गए हर इलाके में। इसके बावजूद जहां कहीं PTI जो है
उसका कमज़ोर कैंडिडेट था या कोई गैर मामूली सूरत हाल थी, तो कोई हरबा छोड़ा नहीं, मगर इसके बावजूद वो जीत गई है। अब वो कव्वे को कोई सफ़ेद कहता रहे, चिट्टा कहता रहे तो कहते रहे ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो वाक़या है वो वाक़या है, वो बदल तो नहीं जाता। किसी के कहने से एक शब की तारीकी में चंद उल्लू उदास बैठे थे। एक कहने लगा कि रात लंबी है, दूसरा कहने लगा कि छोटी है, तीसरा कहने लगा यारो रात छोटी हो कि लंबी हो, सुबह को नमूदार होना है, हम सबको अंधा होना है। एक हारी हुई बाजी है, 8% वोटों का तो फर्क वस्ती पंजाब में अगर है, लाहौर से रूट आउट कर दिया, उसकी जड़ें ही काट दी हैं। लाहौर की सीट पे 9000 का एक नए उम्मीदवार है, 9000 से पुराने उम्मीदवार को हरा दिया। मुस्लिम लीग के वोट भी, आजाद उम्मीदवार के वोट भी, दोनों मिला के तो उनसे कम है, और ओवरऑल बहुत बड़ा फर्क है। और लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि वो आए और सूरत हाल को ठीक करे। जो इंस्टेबिलिटी ये पैदा कर रहे हैं उसके नतीजे में ये डॉलर गिरा है। बाकी वो तफसील अगर आप पूछें तो मैं अर्ज करूंगा। ठीक है, इसकी तफसील भी अनु साहब पूछूंगी। मरियम तो आंसुओं से रोती रही रात को, इत्तला ये है, और अभी तो रोना बाकी है। इन पार्टियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। ठीक है अरुण साहब, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की है। नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चोर दरवाजे के जरिए मुलाकात की कोशिश की, नाकाम हो गए, इसलिए अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन दोनों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जैसे इमरान खान को हम जानते हैं, वो चोर दरवाजे से क्यों कोशिश करेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर फ़र्ज़ कीजिए उनसे मिल भी, फ़र्ज़ कीजिए इल्ज़ाम दुरुस्त है, मिल भी जाते तो वो जो जिनको वो अपना आका समझते हैं उनके कहने पे चलते या इमरान खान के कहने पे चलते। इमरान खान छोटा सा बच्चा है कोई, अब उसे 24 साल हो गए पॉलिटिक्स में, 26 साल हो गए, इतनी बड़ी उसने तब्दीली पैदा कर दी है। तो चीफ इलेक्शन में से फ़र्ज़ कीजिए वो मिलना चाहते थे, चोर दरवाजे की इसमें क्या बात है। यानी वो को ISI के सरबराह हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उससे मिलना क्या है, कौन सी बात है। वो अपना किसी से कोई भी उनसे मिल सकता है। कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैं मिलता रहा हूँ। जब आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, एक अखबार में भी मिल सकता है, तो एक लीडर का मिलना क्या है। और ये सब मिलते हैं, और तो वो उसकी क्यों नहीं मुलाकात हो सकती। ये बेमानी बातें हैं ऐसे। सही है, ठीक है। लेकिन अरुण साहब, एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि फॉरेन फंडिंग कोई लफ्ज़ नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। बार बार एक तो इसको फॉरेन फंडिंग केस क्यों कहा जा रहा है, और फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जी ठोस सबूत मौजूद हैं, आखिर फैसला क्यों नहीं आ रहा, किसका दबाव है। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो इंतहा कर दी, बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की फॉरेन फंडिंग के ऊपर, ममनुआ फंडिंग के ऊपर भी और दीगर इदारों के ऊपर भी, इमरान खान साहब को लेकर। वो मियाँ मोहम्मद बख्श का मिसरा है, लिस्सेदा की जोर मोहम्मद रोना या नस जाना, या गालियाँ दे सकते हैं, तमस्कर उड़ा सकते हैं, फप्तियाँ कर सकते हैं। ये फप्तियाँ कसना तो तकरीबन देहात की जाहिल औरतों की तरह एक दूसरे को ताने देने और मजाक उड़ाना, ये वतीरा पाकिस्तानी सियासत में सभी का हो चुका है। इनका क्या है, ये तो हारे हुए बेचारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, तो यही कर सकते हैं। बात कोई उन्होंने कही हो ऐसी जिसकी वजाहत करना ज़रूरी हो या जिसमें कोई वजन हो, तो फिर तो एक बात है सही कि वो जो है गुमराह आदमी है, आप बड़े पारसा हैं और नवाज शरीफ बड़ा पारसा है और जरदारी पारसा और शहबाज शरीफ पारसा जिसने एक दहले की कभी करप्शन नहीं की। एसेट्स उनके खरबों रुपए के हैं, करप्शन उन्होंने कभी की ही नहीं। ये उनको पता ही नहीं है कि रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स में 16 अरब रुपये कहाँ से आ गए हैं। इनफैक्ट तो वो 40 अरब हैं। वो कहते बेटे से पूछें, फलां से पूछें, सलमान से पूछें। सलमान कहता मुझे नहीं पता, हमजा कहता मुझे नहीं पता। ये पारसा हैं। तो इमरान खान गुमराह, इमरान खान में खामियाँ हैं, हम सब जानते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब क्या चीज़ हैं और ख़ुद ख्वाजा साहब क्या चीज़ हैं। और इमरान खान इतना ही गुमराह है, जिस चीज़ का उन्होंने उसे इल्ज़ाम दिया 2002 का कि वो अपना उसके साथ मिला हुआ था मुशर्रफ के साथ, तो मुशर्रफ ने तो सरपरस्ती की काबिलियत की उस वक्त। इमरान खान ने तो उनको छोड़ दिया और हर चीज़ दाव पे लगा दी। और उस वक्त की जो ISI थी वो सारे उसके उम्मीदवार भी छीन के ले गई और वाहिद सीट वो जीता। अपनी मेहनत से उसने पार्टी बनाई है। फिर ये था कि इस्टेब्लिशमेंट उसकी सरपरस्ती करे। अब तो इस्टेब्लिशमेंट किसकी सरपरस्ती कर रही थी, अब कैसे उसने जीत लिया है।
तो वो उसकी गलतियां भी हैं। ये ठीक है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मदद हासिल करने की उसने कोशिश की। तो जब असल में वो अपना वो वाक़या हुआ जो ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं, तो उस वक्त तो ये पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बन गए थे, मेरे साथ गए थे ये। अच्छा। और मैं मौजूद था उस मीटिंग में, और ये सेक्रेटरी जनरल का ओहदा कबूल करके चले गए। फिर उन्होंने महसूस किया कि भाई ये पीटीआई की तो कोई ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, जाहिर है हुकूमत भी उसके खिलाफ हो गई थी, तो जनरल मुशर्रफ उसके खिलाफ हो गए थे क्योंकि वो बादशरात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जाके इसी बुनियाद पर इन्होंने सौदेबाजी कर ली। उसको जाके कहा, ये नहीं कहा कि मैं शामिल होने के लिए गया था। इनको सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया था, पंजाब के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से। ये कहा कि इमरान खान ने मुझे ऑफर किया। तो जब उन्होंने कहा कि भाई ये चला जाएगा तो हमारा नुकसान होगा और इमरान खान की पोजीशन मजबूत होगी, शुरू दिन से उन्हें धड़का तो लगा हुआ था। सही। तो उन्होंने इनको भी टिकट दे दिया, इनकी बेगम साहबा को भी दे दिया, इनके भाई साहब को भी दे दिया। सही। और असल बात यह है कि अंदर से ये नाला है, बाहर से जो मर्जी कहें। अखबार रमीसों से कहते हैं कि देखो भाई, पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री सारे कहते हैं हमारा हक है और हमने इतनी मेहनत की और ख़िदमत की और तकलीफ़ें उठाई हैं, जेलें काटी हैं। ठीक है, ये बात सही है, बड़ी मेहनत की है, जेलें काटी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा काम किया। वाक़या भी यही है कि शहबाज शरीफ की जगह खुर्रम दस्तगीर को ही बना देते, और कोई नहीं तो उसको बना देते। खुर्रम दस्तगीर तो नहीं, ख्वाजा आसिफ को या खाकान अब्बासी को या एहसन इकबाल को बना देते। तो ये जो गलतियाँ इन्होंने की हैं, और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ दोनों करते, 3 महीने में क्या मुल्क का हाल बना दिया है। और 14-15 पार्टियाँ हैं, 13 नहीं हैं, ये 14-15 हैं, वो भी हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जाता जी। तो आईबीपी तो एक पार्टी है ना, जो चौधरी परवेज इलाही के बकौल उनके आदमियों के टेलीफोन सुनती है। टेलीफोन क्या सुनती है जी, आलात शीरी मदारी के घर में लगा दिया, बेडरूम से निकले, इमरान खान के मुलाजमीन को कल्टिवेट किया। तो ये ख्वाजा साहब बेचारे क्या मतलब ये मजबूर हैं। मैंने खुद उन्हें 1 से ज़्यादा मरतबा इस हाल में देखा कि एक बात वो नहीं कहना चाहते और उन्हें कहने पर मजबूर किया गया। सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब, ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद पूरी नून लीग या पूरा जो हुकूमती इत्तेहाद है वो हुकूमत बनाने को कम अहमियत दे रहा है और जो ममनुआ फंडिंग का मामला है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। ज़्यादा जोर देने की वजह क्या असरअंदाज हुआ जा सकता है पंजाब के अंदर? नहीं, वो दबाव में लाया जाए, उनको एक माहौल बनाया जाए। क्या करें बेचारे, हार जो गए। तो मैं नहीं समझता, वो दरअसल ये मैसेज इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे, इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं हम आपके खादम हैं, हमारी सरपरस्ती फरमाएं, हम आपके जनाब जो हैं वो हैं ताबे फरमान हैं। तो वो मैंने इस्टेब्लिशमेंट को पागलों पर मुश्तमिल है, अमक हैं, वो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, हालात के मुताबिक फैसले करते हैं। पहले बड़ी इतनी मिस कैलकुलेशन उनसे हो गई कि इमरान खान के वोट जो हैं वो बराए नाम रह गए हैं और वो बिल्कुल अनपॉपुलर हो जाएगा और वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ा हुआ है। तो ये ऐसे अक्लमंद लोग हैं, नवाज शरीफ इनसे कहता रहा कि हुकूमत न लो, इन्होंने कहा नहीं, जरदारी साहब ने कहा जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो कभी किया है आज तक? यानी पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी और 2008 में भी इलेक्शन जीते और उससे पहले भी कई दफा इलेक्शन जीते, या पीपल्स पार्टी जीती थी या नून लीग जीती थी। उसको तबाह कर दिया जरदारी साहब ने। मुझे उन लोगों पे बड़ी हैरत है जो कहते हैं जरदारी बड़ा पॉलिटिशियन है। वो तो जिसके साथ खड़ा होता है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। काफ लीग को उसने बर्बाद करके रख दिया। लोगों को याद ही नहीं है कि 2008 में काफ लीग ने 92 सीटें जीती थी, 92 कौमी असेंबली की, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। नून लीग के साथ वो खड़ा हुआ है, जिस दिन से ऐसी तबाही वो लाया है उसने कायल किया शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने। लोग की कमज़ोरियों पे कल्टीवेट करते हैं, उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। और उनका जाता क्या है जरदारी साहब का, वो तो उनको तो जो कुछ करना है सिंध में करना है। अब वफाक में भी हिस्सा मिल गया, यहाँ से जो फ़वायद हासिल हो सकते हैं जी। और दोनों सूरतों में वो समझते हैं कि उनका फ़ायदा है। अगर पीपल्स नून लीग कामयाब होती है, वो पंजाब में दाखिल हो गए, इनसे सीटें मांगेंगे वो, सही 15, 20, 25 जितने भी ले सके। और अगर ये नून लीग कामयाब होती तो भी उसका फ़ायदा वो हिस्सा वसूल करेगा। इसलिए कि वो जो हैं हलीफ
तो उनके साथ तो राब्ता उसका ज़्यादा है। वो तो भागे हुए हैं नवाज शरीफ साहब, उनमें तो जरूरत नहीं है वो आए वापस। सही। तो वो जिस राह पे ये चल रहे हैं उसमें कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। सादा सी बात है, अक्सरियत किसकी है, और वो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है जो इब्राहिम लिंकन ने बयान किया था, जिसको दोहराया जाता है हमेशा, कि आप सब लोगों को कुछ दिन के लिए अहमक बना सकते हैं और कुछ लोगों को हमेशा के लिए अहमक बना सकते हैं। सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। गवर्नेंस का ये आलम है। इमरान खान की हम कहते हैं गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, इसमें शुबा नहीं है, लेकिन उसने 1 अरब दरख्त भी लगा दिए, कई अरब लगा दिए अब तो, और हेल्थ कार्ड भी उसने दे दिए, 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस हर ख़ानदान की, जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत थी। और नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम भी बना दिया है, साथ 12-12 हज़ार रुपये भी दिए। ये 2,000 रुपये दे के इन्होंने इस तकब्बर के साथ ऐलान किया जैसे को पता नहीं, अपने पल्ले से दे रहे हैं, पल्ले से। यार ज़रा अल्फाज पे गौर करें। और जब उसने सानी नश्तर ने कहा तो उसने कहा कि ये आपका हक है, ये आपका रुपया है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, हम आप पे एहसान नहीं कर रहे। तो ये ऐसे दाना लोग हैं। दावा तो होता ही यानी नासमझ आदमी करता है, दावा तो बातिल है। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने हाजिरी। किसी के कोई वक्त फैसले करता है, हालात बदलते रहते हैं, सिचुएशन अहम होती है। ये हारे हुए लोग हैं, शिकस्त खुर्दगी है, और अदाकारी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। किस चीज़ पे हंस रहे हैं? कराची पानी में डूब गया है, दीर में सैलाब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सैकड़ों अरब रुपए खर्च करने पड़ेंगे, डॉलर की प्राइस इतनी, रुपए की कदर इतनी गिर गई है, मुल्क के डिफॉल्ट में जाने का खतरा है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अमेरिका के असल मुतालबात क्या हैं। अच्छा। ये महफल मुतालबात नहीं है और सही सही। तो हंस किस बात पे रहे हैं? कोई हमीयत होती है, आप किसी के घर ताजियत के लिए जाते हैं, वहां क्या क्या लगाते हैं? ये रोने की बात है, रो नहीं सकते तो संजीदा तो रहें कम से कम। सही। हंस रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, किस बात पे क्या क्या लगा रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। जो मुआशी तबाही है अरुण साहब, उसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी से कुछ देर पहले चौधरी शुजात साहब से भी मुलाकात की है और निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाया है। एक आम राय उनके बारे में ये तय की जा रही है कि पंजाब के अंदर नून लीग को एक्सपोज करने के बाद जरदारी साहब अपने लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं पंजाब के अंदर। वो कुछ भी नहीं ऐसे अदा करे है। चौधरी शुजात ने तो बयान भी दे दिया परवेज इलाही के हक में, फौरन ही उनके जाने के बाद। ऐसे दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा तमाशा, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लोगों को एक वो 93 के इलेक्शन में 20 सीटों का फर्क था, जहां तक मुझे याद है। बेनज़ीर की ज्यादा थी 20 सीटें, कौमी असम्बली की, इनकी 20 सीटें कम थी। तो ये कबायली 10 अरकान को खरीदने के लिए इन्होंने एक साहब को जो है वो बीच में डाला, कुछ पैसे भी खर्च किए, वो फिर बिगड़ गए, उन्होंने फिर मुकदमा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सारा खेल ही एक्सपोज कर दिया। जैसे अभी खुर्रम दस्तगीर ने कर दिया था कि भाई हमें तो गिरफ्तारियों का खतरा था, हमसे तो कहा गया था कि भाई 100 रिटायर्ड जजों को वो अपना जज बना रहा है नैब के, और आप सब लोगों को जेल में डाल देगा। बाद में हालांकि खुद ही इन्होंने कहा कि भाई हमसे तो अप्रैल में कहा गया कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार है। 4 अप्रैल को गालबन 5 घंटे की मीटिंग हुई, और वो आपके लिए बेहतर है। तो इन्हें छूट करते थे इलेक्शन उस वक्त, मगर ये लालच के मारे हुए और हुकूमत में आके ये फ़ायदे उठाएंगे। तो अब आप इनकी क्या हालत है? वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं जरदारी साहब। चौधरी शुजात हुसैन किसी सूरत पंजाब में परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने की मुखालफत नहीं कर सकते। वैसे उनके वोट ही 8 ज़्यादा हैं, 8 वोट ज़्यादा हैं। वो जो राणा साहब 5 आदमी को उठाना चाहते हैं, अगर उन्हें उठा भी लें फिर भी 3 वोट ज़्यादा हैं। मैं सुना दूं, अब ये उनकी टक्कर के लोग हैं। हाँ। राणा साहब जो फरमा रहे हैं, मैं जरा सुना दूं देखने वालों को। प्रोड्यूसर राणा सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनाइए, वापस आके बात करते हैं। परवेज इलाही के पास या पीटीआई के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 हैं। फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज इलाही साहब वजारत आला जो है उसको ढूंढता करेंगे। अरुण साहब ये तो खुल्लम खुल्ला ही बात कर रहे हैं, धमकियों पे आए हुए हैं, खुल्लम खुल्ला हम ये कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये डरे हुए हैं, ऐसे ही ना दिखाने के लिए बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम जानते हैं राणा साहब कितने बहादुर आदमी हैं, जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें मालूम है
ये हुकूमत की ताकत होती है जिसके बल पर इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। और लोग कोई पागल हैं भाई, इमरान खान खुद वहां जाएगा और वो तो जहां जाता है वो ये क्या क्या कह रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, सब लोग, मरियम नवाज कह रही थी अंडे और टमाटर मारेंगे लोग इमरान खान को जी। उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि ये सड़क पे अकेला खड़ा होगा, इसको कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। अब वो गया G10 में, G9 में, तो क्या हुआ, जहां वो जाता है एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है। वो टेलीफोन का नंबर नहीं बता सकता बेचारा किसी को। आज शाम को मैंने बात करनी थी तो उन्होंने कहा ठहर जाएं, वो फलां मैसेज देगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो वो जहां जाता है कीचड़ में, बारिश में एक जलसा हुआ। मेलसी का जलसा तो कहां का था, बारिश में जलसा हुआ। यानी लोग बैठ ही नहीं सकते थे, कुर्सियां भी नहीं रखी जा सकती, खड़े होकर लोगों ने सुना। और धूप में लोग आए, 12-12 घंटे खड़े रहे। तो ये कोई काबिल फहम बात है जो ये कर रहे हैं? वो बात करें जो काबिल फहम हो। बाकी मीडिया में उनका रसूख है और पैटर्न ऐसा है मीडिया का। देखें ना, हम अपना कितना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं जिसमें कोई माकूल बात की जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है कि बरसात में बच्चों को ये समझाएं, ये करें, वो करें, अपने मकान कैसे बचाएं, ग़ज़ा में क्या एहतियात करें और किन चीज़ों से बचना चाहिए। कितना कौम का कीमती वक्त ये लोग बर्बाद करते हैं। सही, ठीक है। और उन सब सियासत कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपना परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, वो बंदे उठा सकते हैं, तो ये बंदे उठाएंगे तो वो क्या चूड़ियां उन्होंने पहनी हुई हैं? वो आई भी इतनी ताकतवर होगी कि बंदे उठा देगी और एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इनकी मदद नहीं करेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। परवेज़ इलाही साहब ने तो कहा कि जी अदालत से हम रुजू कर रहे हैं, इस मामले को लेकर के खुल्लम खुल्ला धमकी आ रही है। नहीं, वो तो राना साहब को तो मतलब हमारा अदालती निज़ाम ऐसा ही है, लेकिन ये कि इसमें राना साहब को सजा हो सकती है। और वो इलेक्शन कमीशन का मैंने कल आपसे वजाहत कर दी थी जी, वो अपना एक पार्टी का नहीं है, तीनों पार्टियों के खाते खुले हुए हैं और वो ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है ही, फॉरेन फंडिंग नहीं है। ठीक है, उसमें जुर्माना हो सकता है, जुर्माने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। फवाद चौधरी साहब, आनून साहब कहते हैं कि हमने जब पंजाब में गवर्नमेंट बना ली तो फिर राना सनाउल्लाह साहब हों और अताउल्लाह तारड़, इन दोनों के पंजाब के अंदर दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे। ये सही है? फेयर तरीके से कर रहे हैं वो काम? नहीं, क्या मतलब, सवाल आपका क्या है? उन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे हम अताउल्लाह तारड़ साहब, पाबंदी लगा देंगे, ये उन्होंने कहा है। सवाल क्या है? सवाल ये कि फेयर तरीके से ये सियासत कर रहे हैं अरुण साहब। ऐसा हो सकता है आप किसी सियासतदान पे पाबंदी लगा दें? फवाद चौधरी साहब की बात कर रही हूँ। वो तो जब लगेगी तब देखेंगे ना। ये तो हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह की बातें करते हैं बचगाना। बहरहाल ये दोनों फसादी तो हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। उधर शहबाज गिल है फसादी, वो कह रहा है मुझे वजीर दाखिला बना दे। आपको किस तरह वजीर दाखिला बनाएंगे भाई? आप तो है ही नहीं, इलेक्टेड ही नहीं है। आपको पहले सेनेटर बनाए, जो आसान नहीं है। लोग कहेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गए ये भाई साहब, तो अचानक टपक पड़े बिल्कुल इलेक्शन के मौके पे। जिन लोगों ने 20-20 साल काम किया, खतरात मोल लिए हैं, अपनी ये खून पसीने की कमाई खर्च की है और बरसों जो है सड़कों पे धक्के खाए हैं, उनमें से किसी का राइट है कि इसका राइट है इसको बना देना? और उन साहब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम बेचारे का क्या है और राना साहब का क्या है। हाँ ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं अरुण साहब। ब्रेक से वापस आके इस पे बातें, ब्रेक से वापस आके सियासत पे तो कंटिन्यू करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर मौशी तबाही है, रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार है, डॉलर की उड़ान ऊंची है और अमेरिका की जिन मुतालबात की तरफ हारून साहब ने इशारा किया है, वो मुतालबात क्या हैं वो भी वापस आके जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, सियासत के आशारिये मुस्बत हो रहे हैं तो फिर जो मौशी आशारिये हैं वो मनफी क्यों हो रहे हैं? डॉलर क्यों इतना ऊपर चला गया अचानक से? सियासी बेयकीनी की वजह से। जब पंजाब में कुछ मालूम नहीं क्या होगा, मरकज में क्या होगा, दूसरी बात और अवामल भी हैं, वो मैं सारे आपको गिनाता हूँ। मिसाल के तौर पे डॉलर चाहिए उन लोगों को जिन्होंने खाम माल मंगवाना है अपनी सनतों के लिए, मशीनरी मंगवाई हुई है, सौदे हो चुके हैं, अब डॉलर वो जिस भाव भी खरीद रहे हैं। एक ये है फैक्टर। दूसरा ये है कि लोग पैसे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं और ये आज नहीं हो रहा अमल, ये मुस्तकिल जारी रहा, अब तेज हो गया। यानी ओवर इनवाइसिंग तो होती है, एक चीज़ $1 बिलियन की मंगवाई जाती है
चीन से और दिखाई जाती है $1.5 बिलियन की, उसमें सारा FBR का क्यों मैं मुस्तकिल कहता हूं कि FBR को ठीक करें। तो वो इस वजह से, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी घनौनी चीज है जिसकी कोई सियासतदान बात नहीं करता। मुझे हैरत है क्यों नहीं करते। देखिए, जो उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसके सरबराह ने, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैंने इजाजत नहीं ली उसकी, एक पाकिस्तानी से जो अमेरिका के दौरे पे गया था, सरकारी शख्सियत से ये कहा कि अफगानिस्तान में आपने हमें धोखा दिया और हमारी शिकस्त का बायस बने। उन्होंने कहा भाई आप एक सुपर पावर थे, आपने 20 साल वहाँ रहे, जंग लड़ी, आपको बता दिया गया कि आप कामयाब नहीं हो सकते, अवाम आपके साथ नहीं थे, और पाकिस्तान ने तो 70,000 आदमी अपना कुर्बान किए, $100-150 बिलियन का नुकसान पहुंचा, तो हमारा क्या कसूर है। तो उसने हंस के कहा कि हम एक सुपर पावर हैं और हमारी लीडरशिप क्यों सुबकी मूल्य है और क्यों हजरा था, क्यों वो अपना लोगों के शर्मिंदा हो और क्यों सियासी क़यादत अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाए, तो हम तो किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। देखिए 3 चीज़ों का वो मुतालबा कर रहे हैं अमरीकी, 3 चीज़ों का बिल्कुल वाज़ेह, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये सियासतदान ये बात इसलिए नहीं करते कि इनमें से कोई अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। एक ये मांग रहे हैं अड्डे, अमेरिका अड्डे मांग रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ये आपकी सरजमीन पे वो मौजूदगी चाहते हैं अपनी। अफगानों पे उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ और उसका गुस्सा हम पे भी, हमसे बदला लेना चाहते। दूसरा, वो कहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत करो, बॉर्डर्स खोलो, और तीसरी बात यह है इसराइल को तस्लीम करो। सऊदी अरब की लीडरशिप ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो तनहा तस्लीम करे। पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो मेरा नहीं ख्याल डिफॉल्ट तक मामला जाएगा, खतरा तो है अगरचे, वो करीब करीब उसके आपको रखेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि एटमी प्रोग्राम का भी मुतालबा करेंगे। वो अगर आप ये मुतालबे मान लेंगे तो उसके बाद करेंगे। इसका हल बहुत आसान है, ठीक, यानी करने में तो ज़ाहिर दुश्वारियां होंगी इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन हमें कराची जाना हो, फर्ज कीजिए जहाज पे नहीं जा सकते, कार पे नहीं जा सकते, बस पे भी नहीं जा सकते, रास्ता तो मालूम है ना आपको। अगर मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे भी इवन जाना पड़े तो आप पहुंच जाएंगे अगर आपको रास्ता मालूम। रास्ता इसका वाज़ेह है। रास्ता इसका ये है कि आप प्यूटन को दौरे की दावत दें, अच्छा, आप रूस से तेल खरीदें, आप राशनिंग करें, $7-8 बिलियन गैर जरूरी इंपोर्ट्स पहले ही काफी बंद कर दिए और भी बंद कर दें। जो चीजें पाकिस्तान में बनती हैं वो मगर चंद महीने के का मसला है ना। $7-8 बिलियन आपने बचाने। ठीक, चीन आपका वजीर आजम चला जाए और वो इमरान खान जाए तो उसकी बात वो सुनेंगे, स्टेबल गवर्नमेंट हो, और वो चंद टेलीफोन कॉल्स की बात है कि वो गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, ये तो बिखर जाएंगे जब इनकी हुकूमत नहीं होगी, तो ये बिखर जाएंगे। और वो सपोर्ट गेन कर सकता है। अभी कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उसमें भी जाहिर हो जाएगा। अच्छा। पख्तूनख्वा में भी होंगे बल्दियाती इलेक्शन। हालांकि पहले जो हुए थे इलेक्शन पहले मरहले में तो उनको नाकामी हुई, अब उसको नाकामी नहीं होगी। वो चला जाए, चीन और रूस मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के मुआहदे किए ईरान ने, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता रूस इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कोई $50 बिलियन एक्स्ट्रा कमाए इस साल तेल से, वो पाकिस्तान को तेल दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। सही, इसलिए कि रूसियों को खतरा है अमेरिका से और उनके इत्तेहादियों से। जब आप इस तरफ जाएंगे तो अल्लाह माला चीन जो है, ये जुर्रत की बात होती है, राह माला अमेरिका का रवैये में तब्दीली आएगी। ताकत एक नफ्सियाती चीज है, ताकत कोई ठोस चीज नहीं है, ताकत कोई मेज कुर्सी नहीं है, छत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, ये एक जहनी कैफियत है। अगर आप मजबूत हैं, पुरज़्म हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। वो ब्रूस रीडल ने क्या वो किताब लिखी है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकती दुनिया। वो अमेरिकी एक वजीर खारजा थी, उनका नाम क्या था, वो कहती थी पाकिस्तान जो है वो एक अजीब दर्द सर है। पाकिस्तान एक, उसकी अहमियत वस्ती एशिया का दरवाज़ा है पाकिस्तान, और उसका भी दरवाज़ा है मशरक़ वस्ता का भी, हाँ जी। तो पाकिस्तान को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, फौज है,
सियासतदान कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? इनके ज़ाती मफादात हैं। सही। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे चलना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। तो यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जितने कश्मीरियों पे जुल्म किए हैं इतने तो इंडियंस ने भी नहीं किए। पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीरियों पे कौन सा जुल्म किया है जी? किसी की नक्सीर नहीं फूटी। हर जल्जले में, तबाही में, सैलाब में पाकिस्तान फ़ौज मदद करती है। वो ठीक है, सियासी किरदार नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बहस है। अच्छा, ये कह दिया कि हमारा तुम्हारा रब एक है, तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हो। ओ भाई, वो गोश्त ही नहीं खाते। जो लोग खाते हैं वो उनको वो मायूब समझते। बाद लोग तो उनमें प्याज भी नहीं खाते जो पक्के हैं। और कितने वो मुतस्सब और जालिम हैं, और क्या अपनी मुसलमानों समेत अक़लियतों के साथ सलूक करते हैं। नवाज शरीफ साहब उन्हें अपना फितरी हलीफ करार देते हैं। कभी मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ उन्होंने कहा है? कभी कश्मीरियों पे इतना जुल्म हो रहा है 10 साल से एक लफ्ज़ उन्होंने कहा? आज भी शहबाज शरीफ साहब ने एक होम्योपैथिक किस्म का बयान दिया है। भाई ने तो नहीं दिया, भतीजे ने तो नहीं दिया है। तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब दरख्वास्त लेके गए थे जी, अमेरिकी सफारत खाने, मुझे वज़ीर आज़म बनाते हैं जी। जी। इन सब का हाल ये है, थोड़ी सी जुर्रत की ज़रूरत है। अवाम जो है कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कुछ ज़रूरी इक़दामात हैं करने के, वो करें। ईरान से आप गैस ले सकते हैं। अगर आप डट के खड़े हो जाएं तो दुश्वारी तो बहुत होगी, तकलीफ तो होगी, मगर फिर आसानी। लेकिन दुनिया आपके साथ, अभी सऊदी अरब में सऊदी लीडरों ने जो बाइडन के साथ क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। वो कहता था मैं इनको शूदर बना के रख दूंगा। शूदर वो खुद बना, वहां गया और झुका। ठीक है। अच्छा हारून साहब, स्टॉक मार्केट की तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी एक निजी प्रोग्राम में, एक निजी चैनल के प्रोग्राम के अंदर वज़ीर ख़जाना ये फरमा रहे हैं कि अगर हम बाकी रहे हुकूमत में तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर कितने हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर को $9 बिलियन के करीब है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। बात 6-7 महीने की, 1 महीने की दरामदात के लिए हैं। अच्छा। अगर IMF ने पैसे दे दिए, वो आपको तरसा के देगा, तो फिर कुछ और भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी 6-7 महीने निकलेंगे, इसी तरह खतरे में रहेंगे। महंगाई बहुत बढ़ती रहेगी। मैंने आपसे कहा था, अब और लोग भी लिख रहे हैं ये बात। मिफ्ता साहब एक गैर संजीदा आदमी हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है। वो तो अपने पोस्टर नहीं उन्होंने छपवाए थे, अपने बैनर ही लगवाए थे, और वो जीत रहे थे बड़ी आसानी के साथ। तमाम इत्तलात ये थी, सर्वे भी यही कह रहे थे। गैर संजीदा आदमी हैं। 5-7 मिनट से ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू, 5-7 मिनट भी बहुत मुश्किल है, फोकस टाइम ही नहीं है। फिर वो गैर सीरियस संजीदा गुफ्तगू करने लगते हैं, लतीफ़े सुनाने लगते हैं। उनकी बात का क्या है? असल में बात यह है, जो रास्ता है पॉपुलर लीडर, जमहूरियत क्या है? जिसके वोट ज़्यादा है। ये इलेक्शन थोड़ी था, ये तो रेफरेंडम था। सारी पार्टियां मिल गई, सारी इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती भी, मीडिया भी उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ है। वो 18 पार्टियों से इलेक्शन लड़ा, सारे चौधरी भी खरीद लिए, इलाकाई चौधरी जितने होते हैं। तो इसके बावजूद अगर वो 8% उसने वोट ज़्यादा ले लिए, दरअसल उसके 10-12% वोट इनसे ज़्यादा हैं। वो आए, और उन्हें भी चाहिए खान साहब को ज़्यादा खौफजदा न करें लोगों को। हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे मौके पर लड़ाई झगड़ा जो है, बाहमी कशीदगी, वो ख़तरनाक होती है कौमों के लिए। सही। तारीख़ ये कहती है कि ऐसे मौके पे सुलहजोई से काम लेना चाहिए, मसलहत से काम लेना चाहिए, और खौफ कम करना चाहिए उनको। वो डरे हुए अंदर से, दरअसल वो डरे हुए हैं। वो हंस रहे हैं, अदाकारी करें। सियासतदान ये फिल्मी और टेलीविजन के अदाकारों से बड़े अदाकार होते हैं। हंस नहीं रहे, रो रहे हैं, खौफजदा है अंदर से। सही है। आप सुलहजोई की बात करें, कल तक हारून साहब आपको याद होगा हम ये बात कर रहे थे, इमरान खान साहब को बड़े दिल का मुजाहरा करके दीगर सियासतदानों से बात करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, मैशियत के लिए। क्या आपको नहीं लगता मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब को फ़ोन करना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए? मुमकिन है हालात कुछ कंट्रोल में आ जाए? नहीं, मुबारकबाद देनी चाहिए। पहले इन्होंने फतह उनकी तस्लीम कर ली, उस वक्त दबाव था और इन्हें अंदेशा था कि लोग इन्हें बहुत बुरा भला कहेंगे, फौरन ही बदल गए। लेकिन मैंने सोशल मीडिया देखा है, कोई ये नहीं भरमार है वहाँ, एक ही आदमी का जिक्र है और एक ही चीज़ का जिक्र है, इलेक्शन का, गुजरे हुए का, आइंदा क्या होना चाहिए। और कोई 80% से ज़्यादा ये कोई मीडिया सेल नहीं मैनेज कर सकता। ये पब्लिक है और उनके कारकुन हैं, ज़ाहिर है।
80, मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूँ कि 80% उस पे सोशल मीडिया पे मैसेजेस उनके हक में हैं, इमरान खान के हक में। अच्छा। इनके हक में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, और इसमें तो बहुत इनमें शिकस्त रेख्त होने वाली है। ये तो उस खौफ ने उन्हें मुत्तहिद रखा है। इमरान खान साहब को चाहिए इनको रास्ता दें थोड़ा सा भागने का। सही, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के वापसी के क्या इम्कान हैं हारून साहब? ये भी तो बात बड़ा अरसा हुआ दब गई, ये खबर दब गई, आएंगे नहीं आएंगे, क्या इम्कान हैं? नहीं, दब क्या गई, ये तो कल से लोग तो कह ही एक ही बात रहे हैं परसों से कि नवाज शरीफ साहब आए तो संभालें। तो नवाज शरीफ साहब आएंगे कैसे? अगर उन्हें आना होता तो उनके भाई को वज़ीर आज़म बने तो बहुत दिन हो गए। आएंगे तो जेल जाएंगे, ये तो अब बहुत अवामी दबाव पैदा हो जाएगा, और वो इमरान खान साहब उठ के खड़े हो जाएंगे, उनके वर्कर भी उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर 30-40 लाख छतों पे खड़े हो गए और बाजारों में जमा हो गए तो नून लीग कहाँ से आदमी इतने लाएगी? उनके पास तो वोटर तो हैं, वर्कर नहीं है उनके पास। वोटर तो अब भी हैं उनके पास, काफी हैं। दूसरी बड़ी पार्टी तो वही है। लेकिन वो ये पंजाब का नारा लगा दिया उन्होंने, अब उन्होंने खो दिया उसमें। सिंध में जो कुछ हो सकता था, कुछ अब वो सीटें हासिल कर सकते थे, उसका तो चांस नहीं रहा। बलूचिस्तान तो वैसे ही इंडिविजुअल्स जीतते हैं, और पख्तूनख्वा में भी इसके बाद उन्हें कौन वोट देगा? पंजाब की पार्टी बना दिया है। सही। तो वो आएंगे तो जेल जाएंगे, और अदालतों पे बहुत दबाव हो जाएगा, और ये वकला में हमायत बढ़ गई है इमरान खान की बहुत, वो भी दबाव डालेंगे। तो अदालतें भी हालात को मलहूज रखती हैं ना, तो तकलीफ नहीं सह सकते। वो मजीद निज़ामी साहब ने कहा भाई आप क्यों भाग गए सऊदी अरब? तो उन्होंने कहा निज़ामी साहब मैं जेल में नहीं रह सकता। एक वक्त का खाना नहीं वो बर्दाश्त कर सकते कि अच्छा ना हो, उनकी पसंद का ना हो। दवाएं खाते रहते हैं। यही जरदारी साहब का हाल है, हाथ कांप रहे हैं, दो हाथ में जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। वो कोई तकलीफ नहीं सह सकते, और वो जेल में एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हालांकि जेल में सारी सहूलतें उन्हें हासिल थी, वो नहीं आ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही है। इसहाक डार साहब आएंगे तो कोई बड़ा वेलकम नहीं उन्हें मिलेगा। इसहाक डार साहब ने भी तो वापिस आना था हारून साहब। इसहाक डार साहब ने, उनका क्या हुआ? नहीं, वापस तो देखिए ना, आरजू एक चीज़ है, विसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं। ये आरजू भी बड़ी चीज़ है, मगर हमदम विसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं। आना तो सभी ने है, और वो ख्वाब भी ये है कि हुकूमत जो है वो साहबजादी को सौंप दी जाए। अब बोलते उनके भाई ही नहीं मानते। ये हमजा को वज़ीर आला बना के देख लिया ना, क्या नतीजा निकला। उसने कहा था 10 दिन पहले, सब ने सुना था कि 6 दिन के बाद मैं गिरफ्तार कर लूंगा इमरान खान को। राना साहब भी कई दफ़ा उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं हमें गिरफ्तार कर लेंगे, इसको गिरफ्तार होने चाहिए। वो गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तो ये मतलब ये उससे इलेक्शन हार गए, और अगला इलेक्शन बहुत बुरी तरह से है। अगर यही सब कुछ ये करते रहे तो इलेक्शन तो एक दिन होगा, जाहिर है। कितना मुलतवी कर सकते हैं? डिफॉल्ट में तो नहीं जा सकता पाकिस्तान, कोई ना कोई रास्ता तो मुतय्यन करना, और वो इलेक्शन है। बिल्कुल। तो ये मुमकिन है वो 2/3 अपने सीटें ले ले। सही है। इलेक्शन हारने से याद आया, खाक है, उन्होंने क्या आना, इलेक्शन हारने से हारून साहब याद आया वो फैसलाबाद से जो कैंडिडेट और नैब कवानीन बहाल हो जाएंगे, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसका काफी इम्कान है। अच्छा, वो अदालतों पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अदालतों पे इमरान खान ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। और जो कानून कायदे की बात यह है कि आईनी एहतसाब का निज़ाम मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि जी रिश्तेदारों से नहीं पूछा जाएगा, बहन भाइयों से नहीं पूछा जाएगा, मातहतों और मुलाजमीन से नहीं पूछा जाएगा। मतलब ये, इसका मतलब तो ये है कि कानून ये बना दिया गया कि चोरी करें और माल छुपाने की आप इजाज़त है, किसी के नाम पे भी रख दें। ठीक है। वैसे ख्वाजा साद रफीक साहब की बात आपने मुझे याद करा दी है। वो कहते हैं कि कानून साजी सिर्फ और सिर्फ हमारा हक भी है, इख्तियार भी है। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आइन से मुतसादम हो कोई कानून तो सुप्रीम कोर्ट, सारी दुनिया जानती है ये बात, कानून का एक अदना तालिब इल्म भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम करार दे सकती है। ठीक है। हारून साहब, फैसलाबाद से जो कैंडिडेट हारा है मुस्लिम लीग नून का, उसके इंटरव्यू ने भी बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं जो वो बातें कर रहे हैं। अजमल चीमा साहब वो कहते हैं मेरी पार्टी ने हराया, वो तो आजाद जीते थे। जी। अब ये कह रहे हैं ना कि दरअसल तो उन्होंने कोई कामयाबी नहीं हुई, हमने उनकी 5 सीटें ले ली। वो तो आजाद जीता था, आजाद जीता, और पार्टी के वोट भी और उसके वोट भी। जब वो तनहा जीत सकता था तो नून लीग के अगर थोड़े से वोट भी उसे मिल जाते
तो वो जीत जाता डेफिनेटली। मतलब ये है कि उसके अपने लोग भी उसे छोड़ गए कि आपने गलत फैसला किया है, और नून लीग वाले वो कहता है मुझे पार्टी ने भी वोट नहीं दिए। और एक अजीब उसने बात कही है कि इंतजामिया भी मिली हुई थी। भाई इंतजामिया तो आपके साथ थी, पुलिस अफसर तो आपके साथ थे, और जिली अफसरों के दफातर में बैठ के 4 वज़रा तो मुस्तफी हुए इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। तो पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुरान मजीद कहता है दूसरों को नहीं आदमी बेवकूफ़ बनाता, अहमक बनाता, धोखा दूसरों को नहीं देता, अपने आप को देता। सही है। जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी अरुण साहब वो बात कर रहे थे कि वो तो ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म हो गया तो उसने कहा वो ग्रुप ख़त्म हो चुका है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो ठीक है, सैलाब में बह गया, वो तो देखे ना, ये इशू था ना गवर्नेंस के, और ये लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। वो तो अप्रैल में जो मीटिंग हुई, इनसे कहा गया कि वो असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार है, और उस वक्त इन्हें साजगार था ये इलेक्शन लड़ लेते। अच्छा। वो अपना खालिद मक्सी ने कहा मैं लाखों एकड़ का जमींदार हूँ, मेरी इज्जत नहीं करता। नहीं, इज्जत जमीन की होती है, आदमी की नहीं होती। अच्छा, वो जैन बुगटी ने भी कहा, एमक्यू वालों ने कहा जी हम रीगेन करना चाहते हैं, अब हमारे हाथ से जो निकल गए हैं वोटर, हमें टाइम चाहिए। तो ये इस टाइम में फिर उनके साथ क्या हुआ है, हा? वो तो जिस तरह पिछली दफा उन्हें कामयाब कराया गया उम्मीदवार, अभी पता चल जाएगा बलदियाती इलेक्शन में क्या रीगेन किया। सही है। सेकंड फेज 24 जुलाई को होने वाला। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो एक मुआहिदा जो है इसके हवाले से अहम डिटेल्स हैं वो भी हारून साहब के तजिए में आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ रूसी सदर पुतिन ने जो ईरान का दौरा किया है, पहुंचे हैं वो तेहरान, इसकी अहमियत के ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। ईरान के दौरे के हवाले से हम बात करेंगे, मगर हारून साहब जो रेकोडेक का मुआहिदा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्रेडिट किस गवर्नमेंट को जाता है? मौजूदा गवर्नमेंट को, खान साहब की गवर्नमेंट को जाता है, और फिर इसके समरात क्या है? इस मुआहिदे की डिटेल बताइए। बिल्कुल ही वाज़ेह है, इसमें सवाल करने वाली कौन सी बात है। वो तो इमरान खान के दौर में मुआहिदा हो गया था। अच्छा, ये तो 93 में उन्होंने, सॉरी 2013 में अपना चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने खराबी पैदा की, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना हुआ, और वो जुर्माना भी माफ़ कराया, और ये है कि हिस्सा भी कम किया उनका, और सारी चीज़ें तय कर दी अपना इमरान खान की हुकूमत ने। 25% सूबे को मिलेंगे, 25% मरकज़ को मिलेंगे, 50% $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अभी 14 अगस्त को काम शुरू हो जाएगा। और वो वक्त उसमें लगेगा, 2-3 साल 4 साल लगेंगे, लेकिन ये है कि $1 बिलियन मिलेंगे, 200-300 अरब रुपए 200-250 अरब रुपए मिलेंगे, 40 साल तक मिलते रहेंगे। और सिर्फ सोना नहीं है, ये तो सोने का एग्रीमेंट, तो जहाँ तक मेरे जहन में है, तांबा है और चीज़ें हैं, और साथ ही उसके वो काने हैं जिनसे चीन कई अशरों से, जहाँ से चीनी कंपनियां वो निकाल रही हैं। फिर और जगह पे है, सबात में इतना ही सोना है, शायद इससे ज़्यादा है, और गैस है, और बहुत कीमती मिनरल्स हैं जो जदीद दौर की मसनूआत हैं, उनमें इस्तेमाल होंगी मुस्तकबिल में। जो तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे इंहसार होगा ना, तो वो ये बहुत अफ़गानिस्तान में भी है, कुछ ईरान में है, ज़्यादा पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में भी बहुत मदनियात है। सही। तो वो बस अभी काम शुरू हो जाएगा जल्दी, और कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा, और फिर सबात में हो जाए। लोहा भी बहुत है पाकिस्तान में, सोना भी है, तांबा भी है, और बहुत सी कीमती मदनियात। सही है, ठीक है। तो जो पैदावारी अमल है उसको तो कहा जा रहा है 2027 तक वो एक्सपेक्टेड है अरुण साहब, मगर मुआहिदे की पायदारी के ऊपर भी तो बात होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से वो इसको करा लेना चाहिए, इजाजत ले लेनी चाहिए, वो कोई मुश्किल बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट कर देगी। ठीक है। बलोचिस्तान के लिए कितना फायदा है इस मुआहिदे के साथ अरुण साहब? बता तो दिया आपको, $1 बिलियन सालाना मिलेंगे, और क्या? नौकरियों के हवाले से बात कर रही हूँ अरुण साहब, नौकरियों के हवाले से, मैशत के रोजगार के हवाले से बात कर रही हूँ। 7-7.5 हज़ार जॉब्स पैदा होंगी, जिसमें मकामी लोगों को तरजीह दी जाएगी। ठीक है। अभी जो ईरान वाला मामला है अरुण साहब, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ईरान का दौरा है, क्या इससे निकलेगा? क्योंकि शाम के अंदर खासतौर पे क़याम अमन के हवाले से बातचीत चल रही है, और मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी। देखिए, वो रुदवान भी वहाँ आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं। देखिए, पुतिन का एक मसला तो ये है कि वो भी सस्ता तेल बेच रहे थे, ईरानी भी बेच रहे थे, ईरानी उस पर नाराज थे।
लेकिन ये है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हैं और रूस उनसे ये कह रहा है कि इंडिया को यहाँ से राहदारी रास्ता दें। अच्छा। इंडिया सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहा है, तेल खरीद रहा है, बेच भी रहा है। तुर्कों का मसला ये है, वो ये चाहते हैं कि सीरिया में जो पनाह गुज़ीन है कुर्द जो वहाँ प्रॉब्लम पैदा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्हें इजाज़त दे। $40 बिलियन के मुआहदे हुए, मैंने आपको बताया कि वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। गैस फील्ड्स, 6 गैस फील्ड्स में काम करें। ऑलरेडी ईरान के पास बहुत गैस है और काम उस पर हो चुका है। हम अगर उनसे गैस लेना चाहें तो मार्केट से कोई 10% पे हमें मिल जाएगी, यानी 90% कम कीमत पे मिल जाएगी। मुआहदा हमारा तहरीरी मौजूद है। हम तो खौफजदा लोग हैं, यानी हमारे सियासतदान, कौम तो खौफजदा नहीं है, कौम ने तो खौफ अपना नोच के फेंक दिया है। ये खौफजदा लोग हैं, मेजॉरिटी तो अब हमारी खौफजदा नहीं है। तो वो अपना तल्लुका ईरान, रूस का मसला ये भी है कि वो उस तन्हाई से निकलना चाहता है और चीनी ऑलरेडी उनसे वहाँ इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुके हैं। तो जो बाइडन के दौरे के बाद ये दौरा हो रहा है। जो बाइडन ने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और इलाके पे मुसल्लत होना चाहता है ईरान, और वो ड्रोन तैयारे देना चाहता है रूस को यूक्रेन की जंग के लिए, उसकी उन्होंने तरदीद कर दिया। वो ईरान ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, जब वो आइसोलेशन में गए, उन्हें तनहा कर दिया गया, तो मेरे ईरान जाने का मौका मिला तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई। मतलब कैंसर की बाद अद्वियात उन्होंने हमें दिखाई कि जो मार्केट से कोई 10-15% कीमत पे वो बेच रहे थे। अच्छा, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। ड्रोन तैयारे उन्होंने बनाए तो हैं, लेकिन रूसी जो है उन्होंने कहा कि रूस को नहीं दे रहे हम। ईरानी खामनई के एक नुमाइंदे ने ऐलान किया कि हम एटम बम बना सकते हैं। अच्छा। बनाएंगे नहीं। ये दरअसल मैसेज है कि हमें तंग करने की कोशिश न की जाए। असल में वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें तंग करेंगे तो हम बना लेंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए हारून साहब, मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, मगर जाते जाते मैं चाह रही थी कि और भी मामला है आमिर लियाकत हुसैन साहब का, उनके हवाले से कुछ बात हो सके, क्योंकि दरमियान में कोई रकम का मामला सामने आ गया, अदालत से उनकी बेवा ने रुजू कर दिया। दानिया शाह उनकी तीसरी बेगम थी जी, उन्होंने ये कहा, उनकी वालिदा ने ये कहा है कि मुझे उसने टेलीफोन किया और ये कहा कि 25 करोड़ रुपए लेके कराची से आ रहा हूँ। अब जाहिर है, और उन्होंने पोस्टमार्टम का मुतालबा किया। अब जाहिर है ये भी हो सकता है कि ये बात दुरुस्त ना हो, मतलब मरहूम ने दुरुस्त ना कही हो या ये दुरुस्त ना करे, वो तो उसकी तहकीकात होगी तो पता चलेगा। और हमारे जो अदारे हैं उनका हाल आपको पता ही है। अब पता नहीं क्या, मैं कह नहीं सकता कि उसमें क्या होगा। बहरहाल उन्होंने कहा है तो इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अच्छा थानेदार इंस्पेक्टर चंद दिनों में इसकी तहकीकात कर सकता। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब, पोस्टमार्टम के लिए बार बार कहा जा रहा है, डिमांड की जा रही है, होना चाहिए आप समझते हैं? क्योंकि उनका ये मुतालबा है कि बेनज़ीर का नहीं हुआ, होना चाहिए, जाहिर है। और किस तरह पता चलता है? तहकीकात के लिए जो चीज़ भी ज़रूरी है वो होनी चाहिए। ये डिटरमिनेंट होना चाहिए कि क्या किसी ने कोई, मतलब ये है कि कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ है या क्या हुआ है, ये वाज़ेह तो होना चाहिए ना। चीज़ों को हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए। जितना शफाफ होगा, जितना कानून ज़्यादा नाफिज होगा, कानून का खौफ होगा, उतना ही अमन होगा माशरे में, उतने ही जराइम कम होंगे। जुर्म तो तफ्तीश होने से कम होते हैं। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लिखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।